जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके साथ भारत सरकार के द्वारा पब्लिश करे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लेखन और भाषण की किताब के खंड 11 में से बुद्धा एंड हीज धम्मा की रचना के वीडियो का आज हम एक नया वीडियो नंबर 13 द बुद्धा एंड हिज धम्मा राजकुमार का विषयों से विमुखता और दृढ़ संकल्प डॉक्टर B.R. अंबेडकर का लिखा आज साझा कर रहे हैं। हमारी कोशिश बाबा साहेब के शब्द ही आप तक पहुंचाने की है। जय भीम साथियों। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। राजकुमार का विषयों से विमुखता और दृढ़ संकल्प यह पाठ्यांश राजकुमार के प्रधानमंत्री को दिए गए उत्तर पर केंद्रित है, जिसमें राजकुमार संसार के सुखों के प्रति अपनी वैराग्य भावना को दृढ़ता से व्यक्त करते हैं। राजकुमार में गर्जन सदृश स्वर में बताते हैं कि हालांकि वह जानते हैं कि सारा जगत सांसारिक विषयों में आसक्त है, लेकिन सारा संसार अनित्य है, अस्थायी है, होने के कारण उनका मन उनमें नहीं रमता। वह यह तर्क भी देते हैं कि जिन बड़े बड़े महात्माओं का उदाहरण दिया जाता है वे भी क्षय को प्राप्त हुए, इसलिए वे प्रमाण नहीं हैं, और वास्तविक महानता विषयासक्ति और असंयम में नहीं है। राजकुमार स्त्रियों से स्नेह करने की बात को भी अस्वीकार करते हैं, इसे वंचना, छल मानते हैं, और उनके दृढ़ संकल्प को देखकर मंत्री उदाई निरुत्तर हो जाता है। इस घटना से राजा शुद्धोदन अत्यंत दुखी होते हैं और अपने पुत्र को विषय भोग की ओर वापस लाने के लिए व्यर्थ प्रयास करते हैं, जिसके बाद तरुणियों की सारी मंडली को विदा कर दिया जाता है। बाबा साहेब ने इस रचना के प्रत्येक वाक्य क्रमांकित करते हुए सभी वाक्य को एक नंबर दिया है। तो आओ पहले सुनते हैं बाबा साहेब ने क्या लिखा है, उसके बाद उस पर खास चर्चा सुनेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बुद्धा और उसका धम्म में लिखते हैं। ये है पाठ नंबर 12, राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर। 1. पवित्र परंपरा से समर्थित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदृश स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया। 2. आपकी स्नेहसिक्त भाषा तो आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती पर हैं। 3. मैं संसार के विषयों की अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूं कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि सारा संसार अनित्य है, इसलिए मेरा मन उनमें रमण नहीं करता। 4. यदि ये स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी ये किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं कि उसका मन विषयों में रमण करे। 5. और जहां तक तुम कहते हो कि वे बड़े बड़े महात्मा भी विषयों के वशीभूत हुए हैं, तो वे इस विषय में प्रमाण नहीं है, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए हैं। 6. जहां क्षय है वहां वास्तविक महानता नहीं है, जहां विषयासक्ति है वहां वास्तविक महानता नहीं है, जहां असंयम है वहां वास्तविक महानता नहीं है। 7. और ये जो आपका कहना है कि ऊपरी मन से ही स्त्रियों से स्नेह करना चाहिए, तो चाहे ये दक्षता से भी तो भी मुझे ये रुचिकर नहीं है। 8. यदि ये यथार्थ नहीं है तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं। यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। 9. जहां राग का अतिशय है, जहां मिथ्यात्व में विश्वास है, जहां असीम आसक्ति है, और जहां विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं, ऐसी वंचना में भी क्या धरा है। 10. और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं कि स्त्रियां उनकी ओर देखे तक नहीं, और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं कि पुरुष उनकी ओर देखे तक नहीं। 11. क्योंकि ये सब ऐसा ही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे विषय भोग के अशोधन कृपत पर नहीं ले जाओगे। 12. राजकुमार के सुनिश्चित दृढ़ संकल्प ने उदाई को निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृतांत जा सुनाया। 13. जब शुद्धोदन को ये मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। उसके दिल में वैसा ही दर्द था जैसा किसी हाथी की छाती में जिसे तीर लगा हो। 14. अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत सा समय ये विचार करने पर खर्च किया कि वो किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके और उस जीवन से विमुख कर सके जिसकी ओर अग्रेसर होने की उसकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करके वे मात खा चुके थे, उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। 15. जिनकी पुष्यमालाएं
और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे, जिनके हाव भाव और आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जिनके हृदय विगड़ प्रेम था, उन तरुणियों की सारी मंडली विदा कर दी गई। सोचिए, एक राजकुमार है जिसके सामने दो रास्ते हैं। एक है राजसी कर्तव्यों और सुखों से भरा हुआ, और दूसरा है एक ऐसे सच की खोज का रास्ता जो शायद सब कुछ बदल देगा। तो ये कहानी है उसी एक पल की जब उसे चुनना था। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि क्या सच्ची खुशी हमेशा के लिए मिल सकती है? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, यही तो इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। और यही सवाल हमें जिंदगी के एक बहुत बड़े सच की तरफ ले जाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं राजकुमार की उस दुविधा के बीच। एक तरफ है उनका राजपाट, उनकी शाही जिम्मेदारियां और हर तरह का ऐशो आराम, और दूसरी तरफ है एक ऐसी बेचैनी जो उन्हें किसी बिल्कुल अलग रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार है। जरा उस भरे दरबार का नजारा सोचिए। प्रधानमंत्री ने अभी अभी अपनी बात खत्म की है। उनकी बातों में वजन है, परंपरा का, अपने पूर्वजों का, और वो राजकुमार से कह रहे हैं कि अपनी शाही जिम्मेदारियों को अपना लो। लेकिन राजकुमार का जो जवाब आया उसने पूरे दरबार को सन्न कर दिया। उनकी आवाज शांत थी पर बेहद मजबूत। उन्होंने कहा, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कहाँ गलत हैं। और बस इसी एक लाइन से विचारों की एक जंग छिड़ जाती है। तो राजकुमार के तर्क का सार क्या है? देखिए, राजकुमार दुनिया से नफरत नहीं कर रहे, नहीं, वो तो बस उस नजरिए को चुनौती दे रहे हैं जिस नजर से सब उन्हें और इस दुनिया को देख रहे हैं। राजकुमार कहते हैं कि उन्हें दुनिया की खुशियों के बारे में पता है। वो कहते हैं, मैं संसार के विषयों को जानता हूं, और ये भी कि पूरी दुनिया इन्हीं के पीछे भागती है। और ये जो बात वो कह रहे हैं, ये किसी गुस्से या नाराजगी से नहीं आ रही, बल्कि एक बहुत ही गहरी समझ से आ रही है। और ये गहरी समझ सिर्फ एक शब्द में छिपी है, अनित्य। मतलब कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती, सब कुछ टेम्पररी है, क्षणिक है। और यही वो एक शब्द है, वो एक सोच है जो सब कुछ बदल देती है। और यहीं पर राजकुमार अपने तर्क का सबसे दमदार हिस्सा सामने रखते हैं। वो इस अनित्य के सिद्धांत को, मतलब इस टेम्पररी नेचर ऑफ थिंग्स को सीधा सीधा अपनी फीलिंग से जोड़ देते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब कुछ अस्थायी है, मेरा मन इसमें खुशी नहीं ढूंढ सकता। तो अब इसी एक अनित्य वाले विचार को अपना हथियार बनाकर राजकुमार दरबार के हर एक तर्क को काटने के लिए तैयार हैं। चलिए देखते हैं वो ये कैसे करते हैं। तो देखिए, बहस अब कितनी मजेदार हो जाती है। दरबार पुराने जमाने की बड़े बड़े ऋषियों की मिसालें देता है, पर राजकुमार क्या करते हैं? वो भविष्य की उस सच्चाई की बात करते हैं जिससे कोई नहीं बच सकता, यानी सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। तो राजकुमार के लिए सच्ची महानता का मतलब क्या है? उनके हिसाब से असली महानता के 3 पैमाने हैं। पहला, आप डीके से यानी खत्म होने से आजाद हों। दूसरा, आप इंद्रियों के मोह से आजाद हों। और तीसरा, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल हो, असंयम ना हो। और राजकुमार के इन कड़े पैमानों पर वो पुराने ऋषि मुनि भी, जिन्हें सब महान मानते हैं, खरे नहीं उतरते। और उनकी ये बात सिर्फ बड़ी बड़ी फिलॉसफी तक ही नहीं है, ये तो रिश्तों की सच्चाई पर भी लागू होती है। वो कहते हैं कि सबसे जरूरी है ऑथेंटिक होना, सच्चा होना, खासकर जब बात प्यार और रिश्तों की हो। उनके शब्द बिल्कुल साफ हैं, यदि मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर धिक्कार है। मतलब संदेश बिल्कुल क्लियर है, किसी भूमिका को निभाने या दिखावा करने से कहीं बेहतर है सच्चा होना। तो फिर राजकुमार के इस पक्के इरादे का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि इस एक फैसले ने कैसे सब कुछ पलट कर रख दिया। सबसे पहला असर तो ये हुआ कि जो भी विरोध था वो खामोश हो गया। राजकुमार के विश्वास में इतनी ताकत थी, उनके तर्कों में इतना दम था कि प्रधानमंत्री जिन्होंने इतनी लंबी चौड़ी दलीलें दी थी, उनके पास कहने के लिए एक शब्द नहीं बचा। वो एकदम चुप हो गए। लेकिन इस फैसले की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। उनके पिता यानी राजा ये खबर सुनकर पूरी तरह टूट गए। और ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारे बड़े फैसले सिर्फ हम पर नहीं बल्कि उन लोगों पर भी गहरा असर डालते हैं जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और आखिर में एक ऐसा नतीजा जो सबको दिखाई दिया, वो पूरा ऐशो आराम का माहौल जो उनके लिए बनाया गया था, उन तरुणियों को जिनका काम राजकुमार का मन बहलाना था, उन सबको विदा कर दिया गया। ये एक साफ इशारा था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तो कुल मिला के अब आखिर में तस्वीर क्या बनती है?
दरबार की दलीलें खत्म हो चुकी हैं, ऐशो आराम का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया है और राजकुमार ने एक बिल्कुल नई दिशा पकड़ ली है, जिसका अंजाम किसी को नहीं पता। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई बहस नहीं थी जिसे राजकुमार जीत गए। नहीं, ये उनके अपने सच का एक ऐलान था, एक ऐसी सच्चाई जिसे उन्होंने अपने अंदर महसूस किया था और अब वो उसे पूरी दुनिया के सामने रख रहे थे, बिना किसी डर के। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने सच पर, अपने विश्वास पर टिके रहने की असली कीमत क्या होती है, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो हमारी परवाह करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी खोजना ही पड़ता है। सोचिए, अगर किसी को दुनिया की हर चीज मिल जाए, पैसा, ताकत, ऐशो आराम, और फिर वो एक दिन सब कुछ ठुकरा दे, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? क्या ये सिर्फ एक तरह का गुस्सा है, एक विद्रोह, या फिर कोई ऐसी गहरी समझ जो शायद हम देख नहीं पा रहे हैं? आज हम एक ऐसी बातचीत की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो लेख है वो एक राजकुमार और उनके एक बहुत ही वफादार मंत्री के बीच हुए संवाद के बारे में है। लेकिन ये सिर्फ एक बातचीत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो अलग अलग दुनियाओं, दो बिल्कुल अलग जीवन दृष्टियों का टकराव है ना? सही बात है। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं, बल्कि ये समझना है कि राजकुमार ने अपने मंत्री के प्यार भरे और तर्क से भरे तर्कों को एक एक करके कैसे काटा। क्यों दुनिया के सबसे बड़े सुख भी उन्हें अपनी तरफ खींचने में नाकाम रहे। तो चलिए इस दिलचस्प दिमागी कश्मकश को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जब मंत्री राजकुमार को वापस राजपाट और वो सांसारिक जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जागे उनकी बातें बहुत अपनापन लिए हुए थीं, प्यार से भरी थीं, और एक मंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी यही थी। बिल्कुल। लेकिन राजकुमार का जो जवाब आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ। लेख में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है कि उन्होंने मेघ गर्जन सदृश स्वर में जवाब दिया। हाँ। यानी बादलों की गरज जैसी दमदार आवाज में। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि बादलों की गरज जैसी आवाज का मतलब गुस्से से भरी या चिल्लाने वाली आवाज नहीं है। अच्छा। ये एक ऐसी आवाज है जिसमें इतना दृढ़ निश्चय है, इतनी मजबूती है कि उसे कोई हिला नहीं सकता। वो अपने मंत्री का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि अपनी बात को पूरी तरह साफ कर रही हैं। उनके पहले शब्द ही यही थे, आपकी प्यार भरी बातें आपके पद के लायक ही हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ओहो। देखिए, ये हमला नहीं है, ये एक संवाद की शुरुआत है। वो कह रहे हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर आपकी सोच को सही करना चाहता हूं। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो राजकुमार का पहला तर्क है। हाँ। वो ये नहीं कहते कि ये सब मोह माया है, ये बुरा है। वो एक तरह से मान रहे हैं कि दुनिया में सुख है, पर फिर भी उसे नकार रहे हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं, मैं संसार के सुखों की बेइज्जती नहीं करता। मैं जानता हूं कि सारी दुनिया इन्हीं चीजों के पीछे पागल है, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि ये सब कुछ अनित्य है, टेम्पररी है। हाँ, टेम्पररी है, इसलिए मेरा मन इन चीजों में लगता नहीं। ये कितना अलग नजरिया है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि उनका वैराग्य किसी कड़वाहट या नफरत से नहीं आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि उन्हें दुनिया से कोई चिढ़ हो गई है। ये एक गहरी समझ से आ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेलना इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वो उनसे नफरत करता है, बल्कि इसलिए कि वो बड़ा हो गया है। सही। और उसे समझ आ गया है कि ये खिलौने उसे हमेशा खुश नहीं रख सकते। राजकुमार की समझ भी कुछ ऐसी ही है। अनित्य या इनपर्मानेंस का ये एहसास ही उनके सारे तर्कों की नींव है। अच्छा। वो कह रहे हैं कि जिस चीज को कल खत्म हो ही जाना है, उसमें आज दिल लगाना समझदारी कैसे हो सकती है। और वो इस बात को एक कदम और आगे ले जाते हैं, जो मुझे लगता है कि मंत्री के लिए एक तरह का चेकमेट था। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं, अगर मान भी लिया जाए कि ये स्त्री सौंदर्य हमेशा रहने वाला है, तब भी किसी समझदार इंसान को इसमें नहीं उलझना चाहिए। ये तो कमाल का तर्क है। मतलब वो कह रहे हैं कि चलो तुम्हारी बात मान ली कि ये सब परमानेंट है, तब भी ये मेरे लिए नहीं है। हाँ, ये उनके तर्क का अगला लेवल है। पहला लेवल था चीजें अस्थायी हैं, इसलिए मन नहीं लगता। ठीक है। दूसरा लेवल है अगर वो स्थायी होती भी, तब भी इन सुखों में रमना, उनमें डूबना समझदारी नहीं है। ऐसा कहकर वो किसी भी तरह की बहस की गुंजाइश ही खत्म कर देते हैं। सही बात है। वो अपने फैसले को हर तरफ से मजबूत कर रहे हैं। उनका वैराग्य किसी एक शर्त पर नहीं टिका, बल्कि एक गहरी फिलॉसफी पर आधारित है, जिसे भेदना मंत्री के लिए नामुमकिन होता जा रहा था। ठीक है, तो पहला तर्क था कि दुनिया की चीजें स्थायी नहीं है। दूसरा ये कि अगर स्थायी होती भी तो भी समझदारी इसमें नहीं है।
इसके बाद तो मंत्री के पास कोई जवाब नहीं बचा होगा। उन्होंने जरूर कोई और रास्ता निकालने की कोशिश की होगी। बिल्कुल, एक अनुभवी मंत्री इतनी जल्दी हार नहीं मानता। लेख से पता चलता है कि उन्होंने एक और दांव खेला। क्या? शायद उन्होंने इतिहास के बड़े बड़े राजाओं, नायकों और महात्माओं का उदाहरण दिया होगा। कुछ ऐसा कहा होगा, देखिए वो भी तो महान थे, लेकिन उन्होंने भी तो परिवार बसाया, राज किया, उन्होंने तो दुनिया को नहीं छोड़ा। हाँ, ये एक बहुत ताकतवर दलील है। ये तो हम आज भी सुनते हैं कि जिम्मेदारियों से भागना ठीक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन राजकुमार इस तर्क को भी खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि वे महात्मा इस विषय में प्रमाण नहीं हो सकते, यानी उन्हें एक आदर्श उदाहरण नहीं माना जा सकता। और वजह ये बताते हैं कि आखिर में तो वो भी क्षय को प्राप्त हुए, यानी वो भी नष्ट हो गए, उनका भी अंत हो गया। और यहीं पर ये बातचीत और गहरी हो जाती है। कैसे? राजकुमार असल में महानता की परिभाषा को ही चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसे आप महान कह रहे हैं वो असली महानता है ही नहीं। उनके मुताबिक असली महानता वहां हो ही नहीं सकती जहां तीन चीजें हों। अच्छा। पहला, जहां क्षय है, यानी जहां अंत निश्चित है। दूसरा, जहां विषय आसक्ति है, यानी जहां इंसान इंद्रियों के सुख में डूबा हुआ है। और तीसरा? और तीसरा, जहां असंयम है, यानी जहां खुद पर काबू नहीं है। ये तो हमारे समय के लिए भी बहुत बड़ी बात है ना? हम अक्सर उन लोगों को महान मानते हैं जिन्होंने बड़े साम्राज्य बनाए, बहुत पैसा कमाया या जो बहुत मशहूर हुए। लेकिन राजकुमार के हिसाब से अगर वो भी आखिर में खत्म हो गए और अपने सुखों के गुलाम थे, तो वो असली महान नहीं थे। ये तो आज के सक्सेस कल्चर को सीधी चुनौती है। सीधी चुनौती है। ये एक सवाल खड़ा करता है, क्या महानता स्थायी होनी चाहिए? राजकुमार के अनुसार हाँ, जो चीज समय के साथ मिट जाती है वो महान कैसे हो सकती है? उनकी महानता की परिभाषा में अमरता, संयम और अनासक्ति यानी नॉन अटैचमेंट शामिल है। अच्छा। ये एक ऐसी परिभाषा है जो बाहरी उपलब्धियों के बजाय इंसान की आंतरिक स्थिति पर जोर देती है, और इसी वजह से वो इतिहास के बड़े बड़े उदाहरणों को मानने से इनकार कर देते हैं। अब मंत्री के पास तर्क तो लगभग खत्म हो चुके होंगे। हाँ। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक प्रैक्टिकल सलाह दी होगी, एक बीच का रास्ता। शायद कुछ ऐसा कि ठीक है, अगर आपका मन नहीं लगता तो सिर्फ दिखावे के लिए ही सही, ऊपरी मन से ही स्त्रियों से प्यार कर लो, राजकाज संभाल लो, परंपरा के लिए, परिवार के लिए ही सही। एक बहुत ही मानवीय सलाह है ये, दुनियादारी निभाने का एक तरीका। हाँ, लेकिन राजकुमार के लिए ये सारे तर्कों में सबसे खराब था। उनका जवाब इस पर बहुत तीखा है, बहुत साफ है। वो कहते हैं कि अगर मन साथ नहीं है तो ऐसे दिखावे पर धिक्कार है। धिक्कार है। हाँ, उन्हें ये विचार ही पसंद नहीं कि किसी रिश्ते में सच्चाई ना हो, प्रामाणिकता ना हो। वो आधे अधूरे मन से किए गए किसी भी काम को पूरी तरह से नकार देते हैं। राजकुमार का ये तर्क कि दिखावा करने पर धिक्कार है, सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा अव्यवहारिक नहीं है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, ऑफिस में, परिवार में क्या थोड़ा बहुत दिखावा जरूरी नहीं होता सिर्फ रिश्तों को बनाए रखने के लिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस संवाद का सबसे मुश्किल और आज के समय से जुड़ा हुआ हिस्सा है। राजकुमार के लिए जवाब है नहीं। उनके लिए सच्चाई या ऑथेंटिसिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें समझौता किया जा सके। अच्छा। वो उस धोखे पर सवाल उठाते हैं जिसे लेख में वंचना कहा गया है। वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर लोग लगाव में, प्यार में एक दूसरे को ठगते हैं तो वे एक दूसरे की तरफ देखने के लायक भी नहीं है। बाप रे। ये रिश्तों में ईमानदारी को लेकर एक बहुत ही ऊंचा, बहुत ही कठोर स्टैंडर्ड है। सच कहूं तो आज के सोशल मीडिया के ज़माने में जहां हर कोई एक परफेक्ट जिंदगी का दिखावा कर रहा है, इस मानक पर खरा उतरना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो साफ है, उनके लिए एक मुश्किल, कांटों भरा लेकिन सच्चा रास्ता एक आसान, आरामदायक लेकिन झूठे रास्ते से कहीं बेहतर है। बिल्कुल। उनके लिए समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, खासकर जब बात अपनी आंतरिक सच्चाई की हो। और यही उनके चरित्र की सबसे बड़ी ताकत है। वो सिर्फ सुखों को नहीं त्याग रहे, वो हर तरह के धोखे को त्याग रहे, चाहे वो दूसरों से हो या खुद से। बातचीत के अंत में वो मंत्री से कहते हैं, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा ही है जैसा मैंने बताया, इसलिए मुझे यकीन है कि आप मुझे इस गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे। वाह। एक तरह से वो मंत्री के विवेक पर भी भरोसा जता रहे हैं कि अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। राजकुमार के इन मजबूत तर्कों का नतीजा क्या हुआ? जाहिर है मंत्री के पास कोई जवाब नहीं बचा होगा। बिल्कुल,
लेख में लिखा है कि मंत्री निरुत्तर हो गए, यानी लाजवाब हो गए। कुछ बोल ही नहीं पाए। हाँ, उनके सारे तर्क खत्म हो चुके थे। वो चुपचाप राजा शुद्धोधन के पास गए और जो कुछ भी हुआ वो सब हूबहू बता दिया। और राजा की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत मार्मिक है। एक पिता का दर्द साफ दिखता है। हाँ, लेख में लिखा है कि ये सब सुनकर उन्हें सारी रात नींद नहीं आई। और उनके दिल में वैसा ही दर्द था जैसा किसी हाथी की छाती में जिसे तीर लगा हो। ये तुलना बहुत शक्तिशाली है ना? बहुत। ये सिर्फ निराशा नहीं है, ये एक गहरी चुभने वाली तकलीफ है। ये एक पिता की पीड़ा है जिसका बेटा उसकी दुनिया और उसके सारे मूल्यों से बहुत दूर जा रहा है। सही बात है। राजा के लिए उनका साम्राज्य, उनकी परंपरा, उनका वंश, यही सब कुछ है, और उनका इकलौता बेटा इन सब की नींव को ही नकार रहा है। वो तीर वाली उपमा दिखाती है कि ये चोट कितनी गहरी और व्यक्तिगत थी। इसके बाद राजा और उनके मंत्री फिर से उपाय सोचने में समय लगाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नया रास्ता नहीं सूझता। और यही बात सबसे ज्यादा दुखद है। हाँ, लेख में लिखा है कि वे उन उपायों के अलावा कुछ नहीं सोच पाते जिन्हें करके वे मात खा चुके थे। मतलब वो फिर से उसी पुरानी रणनीति पर लौट रहे थे जो पहले ही बुरी तरह फेल हो चुकी थी। और सुंदर लड़कियां और ज्यादा ऐशो आराम। हाँ, यहाँ एक तरह की लाचारी दिखती है। सांसारिक व्यवस्था के पास जो सबसे अच्छे प्रलोभन थे वो सब आजमाए जा चुके थे, सब बेकार हो गए। हाँ, दुनिया की सबसे आकर्षक चीजें, सुंदर तरुणियां, उनके हाव भाव, उनके गहने, सब व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे। ये दिखाता है कि राजकुमार का निश्चय बाहरी प्रलोभनों की पहुंच से बहुत बहुत परे था। उनका मन एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां ये सांसारिक चीजें पहुंच ही नहीं सकती थीं। राजा एक आध्यात्मिक समस्या का भौतिक समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे और ये कोशिश नाकाम होनी ही थी। पर इसका अंतिम नतीजा क्या हुआ? उन सभी तरुणियों को जिनकी सारी कलाएं बेकार साबित हो चुकी थीं, आखिरकार विदा कर दिया गया। महल में जो एक उत्सव का, एक प्रलोभन का माहौल बनाया गया था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। एक अध्याय का अंत हो गया। तो आज के इस विश्लेषण से ये तो साफ है कि राजकुमार का सांसारिक सुखों को नकारना किसी पल भर के गुस्से या किसी नौजवानी के विद्रोह का नतीजा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनित्यता, प्रामाणिकता और महानता के असली अर्थ पर आधारित एक बहुत गहरी दार्शनिक समझ थी। बिल्कुल। उनके तर्क इतने मजबूत थे कि एक तजुर्बेकार मंत्री लाजवाब हो गया और एक ताकतवर राजा के सारे प्रयास बेकार हो गए। ये दिखाता है कि जब किसी इंसान को एक गहरा आंतरिक मकसद मिल जाता है, एक सच्ची समझ मिल जाती है, तो बाहरी लालच और सामाजिक दबाव अपनी ताकत खो देते हैं। सही बात। उनकी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं थी, बल्कि विचारों के स्तर पर थी, और उस स्तर पर वो महल छोड़ने से पहले ही जीत चुके थे। ये विश्लेषण एक बहुत ही विचार करने वाला सवाल छोड़ जाता है। राजकुमार ने पूरी सच्चाई और प्रामाणिकता से जीने के लिए एक कठिन रास्ता चुना। उन्होंने दिखावे की जिंदगी को पूरी तरह धिक्कार दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक आरामदायक जिंदगी जीने के लिए थोड़ी बहुत अप्रामाणिकता या थोड़ा दिखावा जरूरी हो और एक कठिन रास्ते पर पूरी सच्चाई मिले, तो हमारे चुनाव के पीछे कौन से अनदेखे कारक काम करते हैं? क्या आज के दौर में हर कोई सच्चाई के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हो सकता है? आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बुद्धा एंड हिज धम्मा और बाबा साहेब के भाषण रोजाना साझा करते हैं। कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।